मुझे लगता है कि अमूमन बचपन के शौक ना बस शौक ही होते हैं। मतलब किसी धूल भरे मैदान में एक 5 साल के बच्चे का वो प्लास्टिक के बैट से खेलना हमारे देश की हर गली का एक बहुत ही आम दृश्य है। हाँ बिल्कुल, उस उम्र में ना खेल सिर्फ एक खेल होता है। कोई करियर या जिंदगी मौत का सवाल नहीं होता। उस बच्चे के लिए तो वो धूल भरा मैदान ही उसका लॉर्ड्स या एमसीजी होता है। सही कहा। उसके दिमाग में वो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी है, भले ही सामने से बस एक टेनिस की गेंद आ रही हो। लेकिन जरा सोचिए, ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है कि वही बच्चा सालों बाद सचमुच एमसीजी के उस ऐतिहासिक मैदान पर उतरता है। और सिर्फ उतरता ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाता है जो उसका नाम सीधे सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों के साथ एक ही पन्ने पर लिख देता है। हाँ, मतलब ये किसी फिल्म की पटकथा जैसा लगता है ना, जहाँ बैकग्राउंड में कोई प्रेरणादायक संगीत बज रहा हो, एक फेरी टेल की तरह। बिल्कुल, एक ऐसा मुकाम जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन खैर, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। आज की तारीख 2 अप्रैल 2026 है और हमारी इस चर्चा का वही नायक जिसने वो जादुई मुकाम हासिल किया था, आज अपनी ही फ्रेंचाइजी और राष्ट्रीय टीम में जगह बचाने के लिए एक बहुत कठिन संघर्ष से गुजर रहा है। एक ऐसा पतन जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, और हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें कई विस्तृत स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के आर्टिकल्स, उनका विकिपीडिया पेज, पूर्व क्रिकेटरों के तीखे बयान और हालिया 2026 के आईपीएल प्रोफाइल्स शामिल हैं। और पता है, ये स्रोत केवल एक खिलाड़ी के रनों या विकेटों का लेखा जोखा नहीं है। अगर हम इन्हें गहराई से पढ़ें तो ये आधुनिक क्रिकेट के उस बहुत ही निर्मम पहलू को सामने लाते हैं जिसे हम हाइप मशीन कहते हैं। वही तो, और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी युवा खिलाड़ी पर अगले बड़े सुपरस्टार या सबसे मुश्किल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का टैग लग जाता है तो असल में होता क्या है। हाँ, मतलब उसके पीछे का मानसिक दबाव, लोगों की उम्मीदें जो एक दानव बन जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक चुनौतियां। एकदम सही। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए और उस मनोवैज्ञानिक बदलाव को पकड़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब वापस विशाखापट्टनम, जहां मई 2003 में नीतीश का जन्म हुआ था। जी हाँ, 5 साल की उम्र से ही वो हिंदुस्तान जिंक के मैदानों पर बड़ों को खेलते देखते थे। लेकिन कहानी में जो असली स्पार्क है ना, वो सिर्फ टैलेंट का नहीं है, वो त्याग का है। त्याग? मतलब उनके पिता वाले हिस्से की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, उनके पिता मुत्याला रेड्डी का बलिदान इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। जब पिता का ट्रांसफर उदयपुर हुआ तो उन्होंने हिंदुस्तान जिंक की अपनी सुरक्षित नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि बेटे के क्रिकेट पर पूरा ध्यान दे सकें। बाप रे, एक मध्यम वर्गीय परिवार के नजरिए से सोचें तो ये एक बहुत ही डरा देने वाला फैसला है ना? मतलब नौकरी छोड़ना सीधा घर की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना है। हाँ, और इसका असर भी हुआ। यहीं से वो एक आहा मोमेंट आता है जिसने नीतीश के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल दी। शुरुआत में तो नीतीश के लिए क्रिकेट सिर्फ मजे के लिए था, जैसा हर बच्चे के लिए होता है। सही कहा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपने पिता को आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्जों की वजह से रोते हुए देखा। ओह, वो पल तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत भारी होता है। बिल्कुल, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब एक बच्चा अपने माता पिता को अपनी वजह से टूटते हुए देखता है तो उसका बचपन ना वहीं खत्म हो जाता है। नीतीश को महसूस हुआ कि उनके पिता ने जो दांव खेला है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। और उस एक घटना ने क्रिकेट को एक शौक से सीधे एक रेस्क्यू मिशन बना दिया। एकदम सही शब्द है, रेस्क्यू मिशन। ये बहुत गहरी बात है। मतलब एक बच्चे के कंधों पर परिवार के सपनों और बैंक बैलेंस का बोझ आ जाना। और मुझे लगता है कि ये करो या मरो वाली जो मानसिकता थी वो सीधे उनके आंकड़ों में झलकी। हाँ, 2017-18 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, उस टूर्नामेंट के एक मैच में उन्होंने 345 गेंदों पर 441 रन बनाए। मैं जब ये आंकड़े पढ़ रहा था तो हैरान रह गया। और इस आंकड़े को सिर्फ एक संख्या की तरह मत देखिए, इसके पीछे की जो शारीरिक क्षमता और एकाग्रता है ना, उसे समझिए। वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक 14-15 साल के लड़के का 345 गेंदों तक लगातार बल्लेबाजी करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बिल्कुल, ये रन बनाने की भूख से ज्यादा कुछ साबित करने की जिद थी। उस उम्र के बच्चे आमतौर पर हवा में शॉट खेलते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। हाँ, T20 वाला माइंडसेट होता है ना आजकल। बिल्कुल, लेकिन 345 गेंदें खेलने का मतलब है
कि आपके अंदर एक ऐसा ठहराव आ गया है जो आपकी उम्र से बहुत आगे का है। उस पूरे टूर्नामेंट में 176 की औसत से 1237 रन बनाना और 26 विकेट लेना, ये कोई तुक्का नहीं था। मतलब ये उस रेस्क्यू मिशन का पहला सफल चरण था। हाँ, और इसी प्रदर्शन ने उन्हें बीसीसीआई का बेस्ट क्रिकेटर इन अंडर 16 का जगमोहन डालमिया अवार्ड भी दिलाया। और रेडार पे आना भी यहीं से शुरू हुआ ना। पूर्व मुख्य चयनकर्ता MS के प्रसाद ने उन्हें अंडर 12 और अंडर 14 के स्तर पर ही पहचान लिया था। सही कहा, लेकिन असली धमाका, जिसे हम द बिग स्टेज कह सकते हैं, वो आया साल 2024 में। 2024 तो उनके लिए किसी ड्रीम ईयर से कम नहीं था। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीतना। हाँ, और वो भी 142 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाकर। और वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वाला मैच कैसे भूल सकते हैं, जहां उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत के विकेट लेके पूरा मैच ही पलट दिया था। वो स्पेल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये लड़का सिर्फ एक कामचलाऊ गेंदबाज नहीं है। मतलब वो डेथ ओवर्स में बड़े बल्लेबाजों को आउट करने की समझ रखता है। बिल्कुल, और यही वो चीज थी जिसने भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, क्योंकि भारत ना हमेशा से एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में रहता है जो तेज गति से रन भी बनाए और बीच के ओवर्स में अहम विकेट भी निकाले। और चयनकर्ताओं ने बिना कोई देर किए उन्हें मौका भी दे दिया। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू। हाँ, और दिल्ली में दूसरे ही मैच में 217 की स्ट्राइक रेट से 34 गेंदों पर 74 रन, साथ में महमूदुल्लाह का विकेट भी। पर संघर्ष कर रहा था। और तब नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आना और 114 रन की पारी खेलना। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने वो। स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों के सामने वो तकनीक और धैर्य ये साबित कर रहा था कि लड़का बड़े मंच के लिए ही बना है। वो शतक सच में कमाल था। और उसके इर्द गिर्द की जो कहानियां हैं वो भी किसी परियों की कहानी जैसी ही थी। हाँ, जैसे अपने आदर्श विराट कोहली से टेस्ट कैप लेना। अरे हाँ, स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी तो है। कैसे नीतीश बचपन में अपनी उम्र कैलकुलेट करते थे ये देखने के लिए कि कहीं कोहली उनके डेब्यू से पहले रिटायर ना हो जाए। ये बहुत ही प्यारी बात है। और फिर ड्रेसिंग रूम में बिना कोहली को बताए उनके साथ वो सेल्फी लेना, ये सब एक जादुई सपने जैसा लगता है। एक युवा फैन का सपना जो अचानक हकीकत में बदल रहा था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्यों, क्या हुआ? मुझे ना इस तीव्र सफलता में एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है। ये स्थिति मुझे किसी टेक स्टार्टअप जैसी लगती है जो अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप बना रहा था, लेकिन अचानक से उसे एक विशाल सीरीज A फंडिंग मिल जाती है। दिलचस्प तुलना है। नहीं, बल्कि ये ऐसा है जैसे आपने किसी गगनचुंबी इमारत के लिए अभी नींव खोदी ही थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों के कारण आपने रातों रात उस पर एक भव्य पेंट हाउस खड़ा कर दिया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता किसी खिलाड़ी की बुनियादी कमजोरियों को, मतलब उनके फंडामेंटल फ्लॉज को चमक दमक के पीछे पूरी तरह से छुपा नहीं देती? आपकी गगनचुंबी इमारत वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। जब इमारत पर चमकदार शीशे लग जाते हैं ना, तो कोई भी नीचे नींव की दरारों को नहीं दिखता। बिल्कुल। MCG के उस शतक ने नीतीश को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां उनसे उम्मीदें पूरी तरह से अवास्तविक हो गईं। और सबसे पहली चीज जो इस जल्दबाजी में बनी इमारत में टूटना शुरू हुई, वो थी उनकी शारीरिक क्षमता। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, शरीर का साथ छोड़ना। हाँ, पर्थ डेब्यू के बाद से अगर हम आंकड़ों को देखें तो नीतीश ने सिर्फ 15 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। सिर्फ 15? ये तो बहुत कम है। और चोटों की एक बहुत ही लंबी और चिंताजनक सूची भी है उनके नाम के साथ। बिल्कुल। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरान घुटने की चोट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट, और फिर T20 से ठीक पहले गर्दन में ऐंठन यानी स्नेक स्पाज्म। ये तो बहुत ज्यादा है एक युवा खिलाड़ी के लिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई सामान्य इंजरी का पैटर्न नहीं है। तो फिर क्या है ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होने का अभिशाप है। अगर आप बायोमैकेनिक्स के नजरिए से देखें तो एक तेज गेंदबाज का शरीर एक बहुत ही अप्राकृतिक क्रिया से गुजरता है। दौड़ना, जंप लेना। हाँ, दौड़ना, फिर एक पैर पर पूरे शरीर के वजन को रोकना, रीढ़ की हड्डी को मोड़ना, और फिर 135-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकना। सुनने में ही कितना थका देने वाला लगता है। और उसके बाद वही खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने आता है तो उसे अब शरीर को पूरी तरह से अलग दिशा में घुमाना पड़ता है, रोटेशनल फोर्स लगाना पड़ता है।
ये शरीर के जोड़ों, खासकर घुटनों और कमर पर बहुत भयानक दबाव डालता है। इसी बात को भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के बाद बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था। हाँ, डॉशेट का बयान इस पूरी स्थिति का सबसे क्रूर और सच्चा विश्लेषण था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश की सबसे बड़ी सीमा यानी उनका लिमिटेशन कोई विपक्षी गेंदबाज नहीं है, बल्कि उनका अपना शरीर हो सकता है। बिल्कुल। और डॉशेट ने एक बहुत ही बड़ा नाम लेते हुए उनकी तुलना हार्दिक पांड्या से की। हार्दिक पांड्या का नाम लेना ही अपने आप में खतरे की घंटी है, क्योंकि हम सबने देखा है कि कैसे चोटों ने हार्दिक के टेस्ट करियर को लगभग खत्म कर दिया। ठीक वही बात डॉशेट समझाना चाह रही थी। मेरा मतलब है समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश के कौशल पर, उनकी तकनीक पर कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन क्या ये 22 साल का शरीर टेस्ट क्रिकेट का वो दोहरा बोझ उठाने के लिए बना है? डॉशेट का मानना था कि शायद नहीं। लेकिन यहाँ मैं मैनेजमेंट की सोच पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। बताइए। अगर रायन टेन डॉशेट और नए मैनेजमेंट को ये भली भांति पता था कि इस युवा खिलाड़ी का शरीर नाजुक है, कि वो टेस्ट क्रिकेट की कठोरता नहीं झेल सकता, तो फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ उससे दोनों टेस्ट मैचों में क्यों खिलाया गया? वो भी तब जब टीम में उनका रोल बेहद सीमित था। ये तो सरासर खिलाड़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगता है। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, खेल पंडितों ने भी ये सवाल बहुत जोर शोर से उठाया था। मैनेजमेंट का तर्क अक्सर एक्सपोजर देने का होता है। एक्सपोजर, लेकिन किस कीमत पर? मतलब ये तो वैसी ही बात हुई जैसे आपके पास किसी फॉर्मूला 1 कार का बहुत ही ताकतवर और आक्रामक इंजन हो जो 300 की स्पीड छू सकता है। हाँ। लेकिन उस कार का चैसिस, उसका ढांचा उस गति के झटकों को बर्दाश्त ही न कर सके। अगर आप उस कार को लगातार रेस ट्रैक पर दौड़ाएंगे तो एक दिन इंजन नहीं बल्कि चैसिस टूट जाएगा। आपकी फॉर्मूला 1 वाली एनालॉजी मैनेजमेंट की उस अंधी दौड़ को बहुत अच्छे से दर्शाती है, जो हर हाल में एक नया कपिल देव खोजना चाहती है। वही तो, जब मैनेजमेंट को एक तेज गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर मिलता है तो वो उसे हर फॉर्मेट में, हर परिस्थिति में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि हर खिलाड़ी का शरीर अलग होता है। और फिर वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है और खिलाड़ी उस सिस्टम में बुरी तरह पिस जाता है। बिल्कुल। और जब शरीर टूटता है तो प्रदर्शन गिरता है। और जब प्रदर्शन गिरता है तो जो दुनिया कल तक आपको सिरांखों पर बिठा रही थी, वही आपको जमीन पर पटकने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाती है। जो हमें इस कहानी के सबसे कड़वे हिस्से की तरफ ले आता है, यानी आलोचनाओं का दौर। और क्रिकेट की दुनिया में आलोचनाएं कितनी निर्मम हो सकती हैं, इसका अंदाजा पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णामाचारी श्रीकांत के बयानों से लगाया जा सकता है। हाँ, अपने YouTube शो चीकी चीका पर श्रीकांत का जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था वो छुपाए नहीं छुप रहा था। श्रीकांत जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो पुरानी पीढ़ी के हैं, उनके पास आधुनिक हाइप मशीन के लिए शायद कोई सहानुभूति नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे उस दौर से आते हैं जहां एक खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम की कैप पहनने के लिए सालों तक घरेलू क्रिकेट में अपने घुटने छीलने पड़ते थे। और श्रीकांत के शब्द बहुत ही धारदार और सीधे थे। उन्होंने अपने शो पर पूछा, नीतीश रेड्डी को ऑलराउंडर कौन कहता है? अगर वो ऑलराउंडर है तो फिर मैं एक महान ऑलराउंडर हूँ। बाप रे। और श्रीकांत सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा आंकड़ों का आईना दिखाया। हाँ, उनका सवाल था कि एमसीजी के उस एक चमत्कारी शतक को अगर हटा दिया जाए तो नीतीश ने किया क्या है? यही कि 10 मैचों में 28 की बैटिंग औसत और सिर्फ 8 विकेट। क्या ये आंकड़े किसी फ्रंटलाइन ऑलराउंडर के हो सकते हैं? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या नीतीश की गेंदबाजी में वो गति या वो स्विंग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों को परेशान कर सके, या क्या वो कोई बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच खत्म कर सके? या उस सिस्टम पर भड़के हुए थे जो 1 या 2 अच्छी पारियों के आधार पर किसी को भी सुपरस्टार घोषित कर देता है। बात तो उनकी भी लॉजिकल लगती है। और जब तकनीक की बात आती है तो जानकारों ने भी माना कि 2024 के बाद विरोधी टीमों ने नीतीश की बल्लेबाजी की कमजोरियों को पकड़ लिया था। उनके बैट स्विंग का एक निश्चित पैटर्न था जिसे डेटा एनालिटिक्स ने पूरी तरह डिकोड कर लिया। और जब आपका शरीर पहले से ही चोटिल होता है तो आप उस तकनीक में जल्दी बदलाव भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। और ये सारी आलोचनाएं, ये सारा दबाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। इसने 2026 में उनके करियर को असल में गहरे झटके दिए। हाँ, हमारे स्रोतों में 2026 का जो डेटा है वो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। सबसे पहला और बड़ा झटका था T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर होना। अमेरिका और भारत में होने वाले इस महाकुंभ के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में नीतीश के लिए कोई जगह नहीं थी। चयनकर्ताओं ने अनुभव को चुना। हाँ, उनकी जगह हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को तवज्जो दी गई।
ये एक युवा खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो खिलाड़ी साल भर पहले देश का भविष्य माना जा रहा था, उसे वर्ल्ड कप की बस से उतार दिया गया। लेकिन बुरा वक्त यही नहीं रुका। इसके बाद आता है IPL 2026। सनराइजर्स हैदराबाद ने नीतीश को मेगा ऑक्शन से पहले 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। 6 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये फ्रेंचाइजी का वो विश्वास है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम हमारे मुख्य खिलाड़ी हो। लेकिन उस भारी भरकम प्राइस टैग के साथ आता है भारी भरकम दबाव। अब नीतीश सिर्फ एक डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट नहीं रह गए थे। मतलब वो युवा जिसे गलतियां करने की छूट होती है। हाँ, अब वो छूट खत्म हो गई थी। अब वो फ्रेंचाइजी का कोर पिलर थे। और फिर 28 मार्च 2026 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ IPL 2026 का वो पहला मैच। उस मैच का विवरण पढ़ना ही बहुत दर्दनाक है। पैट कमिंस जैसे कप्तान वहां नहीं थे, जिससे दबाव और भी ज्यादा था। नीतीश चौथे नंबर पर एक एंकर की भूमिका निभाने उतरे, लेकिन पावर प्ले की उस भारी दबाव में जैकब डफी की गेंद पर वो सिर्फ 6 गेंदें खेलकर महज 1 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 2024 का इमर्जिंग प्लेयर जिसने 2025 में फॉर्म में गिरावट देखी और अब 2026 के इस पहले मैच में ये निराशाजनक प्रदर्शन। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब दिमाग पर खुद को साबित करने का, अपने प्राइस टैग को सही ठहराने का बोझ होता है, तो पैर वैसे नहीं चलते जैसे चलने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब मैं इन सारी घटनाओं को एक साथ रख कर देखता हूँ ना, तो मुझे एक खास तरह का पैटर्न नजर आता है। क्या नीतीश सेकंड एल्बम सिंड्रोम का शिकार है? सेकंड एल्बम सिंड्रोम, संगीत की दुनिया का वो डर। एकदम वही। जब कोई नया संगीतकार अपना पहला एल्बम निकालता है और वो रातों रात ब्लॉकबस्टर हो जाता है, तो असली मुश्किल उसके बाद शुरू होती है। हाँ, क्योंकि अगली बार जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता है तो उसे पता होता है कि अब दुनिया उसे एक अंडरडॉग की तरह नहीं बल्कि एक सुपरस्टार की तरह देख रही है। लोगों की उम्मीदें इतनी आसमान छू रही होती हैं कि उस कलाकार का हर नया प्रयास, हर नई धुन उस पहली अपार सफलता के आगे फीकी और साधारण लगने लगती है। ये तुलना स्थिति को बहुत गहराई से स्पष्ट करती है। MCG का वो शतक, वो 114 रनों की ऐतिहासिक पारी नीतीश का पहला हिट एल्बम था। लेकिन लोगों ने ये समझने में गलती कर दी कि वो पारी एक बहुत ही खास परिस्थिति में आई थी। अब हर बार जब नीतीश पैड बांधकर मैदान पर उतरते हैं तो स्टेडियम में बैठा हर दर्शक उसी MCG वाले जादू की उम्मीद करता है, जो कि हर रोज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। लोग ये भूल जाते हैं कि 22-23 साल की उम्र में किसी भी खिलाड़ी के कौशल को अभी और तराशा जाना बाकी होता है। मैच पढ़ने की समझ, तकनीकी परिपक्वता और सबसे बढ़कर अपने शरीर की सीमाओं को समझना, ये सब रातों रात नहीं आता। और यही बात इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक क्रिकेटर के आंकड़ों से परे ले जाती है। सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। हाँ, ये उन तमाम प्रोफेशंस, उन तमाम जिंदगियों की कहानी है जहाँ किसी व्यक्ति को बहुत कम उम्र में बहुत ही अप्रत्याशित सफलता मिल जाती है। उसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष, लोगों की राक्षसी उम्मीदों और अपनी खुद की मानवीय सीमाओं के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष। और उस दबाव में एक और परत जुड़ जाती है जब हम उस शुरुआत को याद करते हैं, वो विशाखापट्टनम वाला हिस्सा। जब आपकी सफलता की नींव में आपके पिता के आंसू, उनका छूटा हुआ करियर और परिवार की आर्थिक असुरक्षा दबी हो। जब आपका खेल सिर्फ आपका जुनून ना होकर आपके परिवार का रेस्क्यू मिशन हो, तो असफलता का डर 100 गुना बड़ा हो जाता है। एक खराब शॉट, एक चोट सिर्फ एक मैच नहीं हराती, बल्कि अवचेतन मन में ये डर पैदा करती है कि कहीं मैं अपने पिता के उस बड़े बलिदान को व्यर्थ तो नहीं कर रहा। वो अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव शरीर को ऐसी हदों तक धकेल देता है जहां से वो अंततः टूटने लगता है। बिल्कुल। और हमें एक खेल प्रेमी के रूप में ये स्वीकार करना होगा कि हर खिलाड़ी कपिल देव या जैक कैलिस नहीं हो सकता। सही बात है। आधुनिक क्रिकेट, विशेषकर तीनों फॉर्मेट की जो तेज गति और शारीरिक मांगे हैं, वो 80 या 90 के दशक से बहुत अलग हैं। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खोजना आज के युग में शायद किसी भी खेल का सबसे कठिन और शरीर को निचोड़ देने वाला काम है। इसी निष्कर्ष से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला विचार है जो इस कहानी के अंत में उभर कर सामने आता है। एक ऐसा विचार जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या? यही कि क्या हमारा ये आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, मतलब जिसमें चयनकर्ता, मीडिया, फ्रेंचाइजी और हम प्रशंसक सब शामिल हैं, जो पागलों की तरह हर युवा खिलाड़ी में एक परफेक्ट ऑलराउंडर या एक नए मसीहा की तलाश में रहता है, क्या वो दरअसल उन पर उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव डाल रहा है?
ये सोचने वाली बात है। हम एक नए कपिल देव को खोजने की इस अंधी और क्रूर दौड़ में कहीं उन बेहतरीन खिलाड़ियों के शरीरों और उनके आत्मविश्वास को उनके पीक पर आने से पहले ही हमेशा के लिए तो नहीं तोड़ रहे हैं? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो पूरे खेल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर सवालिया निशान लगाता है। क्या हम प्रतिभा को पोषित कर रहे हैं या सिर्फ उसका दोहन कर रहे हैं? और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब उन 15 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और चोटों की लंबी सूची में कहीं छिपा हुआ है। इस गहरे विचार के साथ ही हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। स्रोत और आंकड़े हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो बात अनकही रह जाती है उसे समझना ही इस इन डेप्थ चर्चा का असल मकसद है। हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।